नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की क्लास में मैं अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाने आया हूं और आज हमारा क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 66 से स्टार्ट करके 70 तक। ये सारे के सारे रूल ऐसे हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चाहे वो स्पॉट एरर का सेक्शन हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन हो, हर जगह आपको इनसे रिलेटेड एरर मिलते हैं। अगर कोई बच्चा नया है तो पहले बात समझ ले कि सीरीज को पूरी तरीके से देखे, कॉपी और पेन लेकर बैठे, तभी उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तभी सीरीज का वो अच्छे से फ़ायदा उठा पाएगा। वीडियो 30-35 मिनट की होती है और 30-35 मिनट में 25-26 क्वेश्चन के साथ 5 रूल अपन लोग डेली बेसिस पे करते हैं और 101 रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका ग्रामर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं मेंस के लिए टेस्ट प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जल्द ही मैं अनाउंस करूंगा अगले 2-3 दिनों में, और तब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामर एक बार रिवाइज करा दूं। एक बार ग्रामर रिवाइज कर दूंगा तो मेरे लिए टेस्ट कंडक्ट कराना भी आसान होगा, ताकि जब भी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया हुआ नहीं है, वो आपके पढ़े हुए पार्ट से होना चाहिए। तो डे 14 है आज हमारा जो है। चलो आज समझते हैं सबसे पहले रूल नंबर 66 को। रूल नंबर 66 चैप्टर हमारा एग्जेक्टिव है, उससे लिया गया है। उसका एक बहुत कॉमन रूल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हम एक बात जानते हैं कि जो एग्जेक्टिव्स के इस्तेमाल करते हैं हम, वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है जो हम जानते हैं कि एग्जेक्टिव का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। कई बार क्या होता है, सेंटेंस के अंदर देखोगे एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव 3 और फिर आपका नाउन आता है। क्या आता है? फिर आपका नाउन आता है। ऐसे में कौन सा एग्जेक्टिव किस क्रम में रखा जाए, एक ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बनना चाहिए और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज़ को, इसको रूल में फॉर्मुलेट किया गया है। एक छोटा सा जो है आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला क्या कहता है? OSAS। कैसे याद करोगे? उसास, उसास, फिर COMP, उसास कॉम्प। ये शॉर्ट और एब्रीवेटेड फॉर्म है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसका पूरा फुल फॉर्म आपके सामने ये ऊपर लिखा हुआ है। ओ जो रिप्रेजेंट करता है वो ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं बात करता हूँ ओपिनियन की, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे एग्जेक्टिव हैं जो ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओपिनियन का मतलब हो गया, जैसे मैंने कोई चीज़ बोली कि ये सुंदर है, ये ब्यूटीफुल है, ये स्टाइलिश है, ठीक है ना, तो ये हम ओपिनियन दे रहे हैं। हो सकता है कोई इसको सुंदर ना बोले, कोई अगली बोल दे, तो ब्यूटीफुल होना, अगली होना, ये हमारे अपने ओपिनियन है। स्टाइलिश होना ये हमारे ओपिनियन है, हैंडसम होना ये हमारे ओपिनियन है। समझ में आई बात? इसी तरीके से साइज की बात करें, कोई चीज़ छोटा है, कोई चीज़ बड़ा है, तो हम जब साइज की बात करते हैं तो साइज हमें समझ में आ जाती है। अब आपको ये समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और कौन कौन सी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। जैसे ओपिनियन समझना कुछ एग्जाम्पल के बाद आसान हो जाता है, साइज बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। देखो, किसी चीज़ की एज की बात करें तो एज बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। शेप देखो समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि शेप समझ में नहीं आता है। कोई ट्रायंगुलर है, कोई जो है रेक्टेंगल है, वो शेप आपको समझ में आता है जब शेप की बात होती है। कलर की, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारा पता चल जाता है। अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, ओरिजिन की बात करूं, जैसे मैंने कोई चीज़ बोली फ्रेंच है, क्या बोली? फ्रेंच है। कोई चीज़ मैंने बोल दिया इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है। और कोई चीज़ मैंने बोल दी अमेरिकन ओरिजिन का है, अमेरिकन ओरिजिन का है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ की जो है उस नाउन की ओरिजिन कहाँ हुई है। इसके बाद मटेरियल की बात करें, कोई चीज़ लेदर का है, कोई चीज़ जो है कॉटन का है, तो हमें मटेरियल भी पता चल जाता है। और फिर जो दूसरी चीज़ है, जो पर्पज है, वो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है और पर्पज आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। पर्पज आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। जब हम ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, आप देखोगे तो इनसे रिलेटेड ओपिनियन पहचानने में दिक्कत होती है और पर्पज पहचानने में दिक्कत होती है। और पर्पज आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, तो उतनी दूर तक जाओ नहीं जब कुछ ना समझ में आए कि ये क्या है। मतलब बाकी ये अगर सारी चीज़ समझ में आए ओके, अगर ये चीज़ समझ में नहीं, समझ लेना वो पर्पज है, वो लास्ट में ही रखना है आपको। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए हैं, मैंने इसको सेक्शंस में नहीं बांटा है कि मैं कुछ इस तरीके से बांट के फिर यहाँ पे नो एरर लिख दूँ। समझाने के लिए मैंने क्या काम किया, समझाने के लिए मैंने सीधे सीधे इसे ले लिया है, ठीक है ना। पीछे वाली बिल्डिंग में थोड़ा खटखटाहट हो रहा है, थोड़ा काम हो रहा है, तो थोड़ी बहुत साउंड पीछे की आएगी, तो उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्लास बंद कर दे, पता चला एग्जाम सर पे आ जाए।
तो इस तरीके का ये नो एरर वाला सेक्शन हमने हटा दिया है। इन जनरल आपके पास ऐसे ही सामने, आपको इसी में से एरर पहचानना है। अब आपको समझना भी है कि सब सीक्वेंस सही में लिखा हुआ है या सीक्वेंस सही में नहीं लिखा हुआ है। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, थोड़ा प्यार से समझेंगे। सी बॉट ए ब्यूटीफुल वाइट बिग बुलडॉग, ये आपका नाउन है। एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव 3, 3 एग्जेक्टिव इसके साथ डाले गए हैं। आपको समझना है कि क्या इनका सीक्वेंस सही है या सही नहीं है। अगर मैं व्हाइट की बात करूं तो इसे सीधे सीधे समझ में आ जाता है ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कलर। बिग की बात करूं तो ये क्या है, कोई चीज छोटा या बड़ा है तो वो साइज है। और ब्यूटीफुल की बात करूं तो ये हमारा क्या है, ओपिनियन है। कोई चीज हैंडसम है, स्टाइलिश है, ब्यूटीफुल है, ये हमारा क्या होता है, ओपिनियन होता है। तो ओपिनियन को सबसे पहले रखते हैं, तो ये ऑलरेडी अपनी प्लेस पे है। लेकिन जरा ये देखो कि कलर और साइज में साइज को पहले रखते हैं, कलर को बाद में रखते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है अपन बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पे बिग लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद व्हाइट लेना पड़ेगा, फिर सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, ही बॉट ए लेदर ब्लैक जैकेट। लेदर क्या होता है, मटेरियल होता है, और मटेरियल तो देखोगे लास्ट में आया हुआ है। ब्लैक आपका कलर है, जैकेट आपका यहाँ पे जो है नाउन हो गया। ये 2 एग्जेक्टिव हैं, इनके सीक्वेंस आप बदल लो, सेंटेंस सही हो जाएगा। ब्लैक लेदर जैकेट, ये सही हो जाएगा। तीसरा है ही इज लुकिंग फॉर ए स्टाइलिश रेड बिग लेदर बैग। अब जो बैग है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये आपका नाउन है। एग्जेक्टिव 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बात कर रहे हैं, हैंडसम है, स्टाइलिश है, ब्यूटीफुल है, ये सब क्या होते हैं, ओपिनियन होते हैं। तो ओपिनियन सबसे पहले लिखा गया है, जगह पे सही है। रेड आपका क्या होता है, कलर होता है। कलर देखो यहाँ पे आता है। बिग आपका साइज है, तो बिग आपका पहले होना चाहिए। लेदर आपका मटेरियल है, मटेरियल लास्ट में आता है। तो इन दोनों की साइज में प्रॉब्लम है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज लुकिंग फॉर ए स्टाइलिश बिग रेड लेदर बैग। स्टाइलिश बिग रेड लेदर बैग, जो साइज है वो पहले आता है, कलर जो है वो बाद में आता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस ब्यूटीफुल फ्रेंच स्मॉल पिंक बटरफ्लाई एट द जू। समझ में आई बात? साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस ब्यूटीफुल फ्रेंच स्मॉल पिंक बटरफ्लाई एट द जू। जब हम बात करते जरा ध्यान से देखना, हमने बात किया ओपिनियन की, हमने बात की साइज की, हमने बात की एज की, शेप की, कलर की, ओरिजिन की। जरा ध्यान से देखना, बात की ओरिजिन की। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच ओरिजिन होता है। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, हमारा ओपिनियन है, अपनी सही जगह पे रखा हुआ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच की, ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, ये हमारा साइज है, पिंक हमारा क्या है, कलर है, और बटरफ्लाई आपका यहाँ पे नाउन है ही है। तो आपको इनके सीक्वेंस को सही रखना है। तो आपको क्या काम करना है, जो साइज होती है वो पहले आती है, ध्यान से देखो, कलर बाद में, तो इनके सीक्वेंस सही है। लेकिन जो फ्रेंच लिखा हुआ है ना, ये इसके बाद आना चाहिए। ब्यूटीफुल स्मॉल पिंक फ्रेंच बटरफ्लाई, तो ये जो फ्रेंच है वो यहाँ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंच आना चाहिए, तब सेंटेंस जाके सही होगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, शुरुआती दौर में थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बस 2 ही चीज़ पहचानने में दिक्कत होती है। एक तो ओपिनियन पहचानने में दिक्कत होती है और एक पर्पस पहचानने में दिक्कत होती है। ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। और ओपिनियन देखो, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्टाइलिश हो गया। हम जो अपना ओपिनियन दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट के विषय में, किसी चीज़ के विषय में, वही ओपिनियन होता है यार। हम किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तो हमारा ओपिनियन है, उसके लिए ओपिनियन नहीं हो सकता। वो अगली बोल के अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो ये पहचानना आ जाएगा। साइज, एज, शेप, कलर और ओरिजिन बहुत आसानी से पहचान में भी आ जाता है। समझ में आई बात? इसके बाद हम अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 67। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है, और एग्जाम में इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये रूल क्या कहता है, पहले ये समझो। कई बार क्या होता है, जब पुराने समय में टीचर्स पढ़ाते थे या कोई किताब भी देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोनाउन के चैप्टर में ही आपको पजेसिव एग्जेक्टिव पढ़ा दिया जाता है। क्या पढ़ा दिया जाता है? पजेसिव एग्जेक्टिव प्रोनाउन के चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है। तो हम इन पजेसिव एग्जेक्टिव्स को, ठीक है ना, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, ये एक्चुअली पजेसिव एग्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो इनको हम प्रोनाउन मान लेते हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं? प्रोनाउन मान लेते हैं। जब इनको प्रोनाउन मान लेते हैं तो पक्का एग्जाम में गलती हो जाएगा। प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जैसे मान लो सेंटेंस में नाउन है, इसको रिप्लेस करना हुआ, तब आप क्या काम करते हो? तब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो।
तब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। तो ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव होते हैं। और एग्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एग्जेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि ये हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, बगैर नाउन के आएगा नहीं। बस इतनी छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन तब होता है कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। जैसे नीचे पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा माइन, इसका मतलब होता है माई, ये हो गया आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव, प्लस इसके साथ नाउन जुड़ा होता है। आवर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसका मतलब होता है आवर प्लस नाउन। इसी तरीके से योर प्लस नाउन होता है, योर्स का मतलब, ठीक है ना, या तो योर के साथ नाउन लगा दो या तो योर्स लगा दो, एक ही बात है। इसी तरीके से अगर मैं दियर्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है दियर प्लस नाउन। और इसी तरीके से अगर मैं हिज और हर्स की बात करूं तो हिज वाले केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हिज के केस में आप इसको कैसे ले सकते हो? हिज के केस में आप इसको पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी ले सकते हो और यही पॉजेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है। इस केस में आपका क्वेश्चन भी बन के नहीं आता है, जहां दोनों चीज इस्तेमाल हो सकता है, क्वेश्चन ही बन के नहीं आएगा। अब बात करते हैं हर्स की, तो इसका मतलब होता है हर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन। अगर हर्स लिखा है तो इसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं करोगे, और हर लिखा है तो इसके साथ नाउन इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। तो सबसे जो बेसिक बात है जो डेफिनेशन से निकल के आती है वो ये निकल के आती है, जब भी हम पॉजेसिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं उसके साथ नाउन होना जरूरी है। और अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह नाउन नहीं लगाते हैं। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है ना, इट्स कलर इज टू ब्राइट, इट्स कलर इज टू ब्राइट। अब ये इट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इट इज। एक तो ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है, एक होता है इट्स, याद कर लो, और एक होता है इट्स। इस इट्स का मतलब होता है इट इज, इट इज, समझ में आया? इट यहाँ पे प्रोनाउन होता है। ये जब हम इट्स लिखते हैं इसका मतलब होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन चाहिए होता है। अगर हम बात करें ना, यहाँ पे देखो इट्स कलर लिखा हुआ है ना, तो नाउन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या चाहिए था? यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव चाहिए था, यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव चाहिए था। ये इट्स नहीं चाहिए था, ये चाहिए था इट्स कलर इज टू ब्राइट, इसका कलर ज्यादा ब्राइट है। इसी तरीके से बात करें, इट्स वेरी कॉस्टली हेयर, इट्स वेरी कॉस्टली हेयर जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर ये इट्स लिखा है तो इसके बाद नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या लिखना चाहता था? इट्स, ये लिखना चाहता था इट्स। इट इज वेरी कॉस्टली हेयर, कि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। फिर हम बात करते हैं दियर, दियर इज ए गुड लाइफ। अब दियर लिखा है ना, दियर इज ए गुड लाइफ, तो दियर क्या होता है? आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। और दियर अगर पॉजेसिव एग्जेक्टिव है तो इसके साथ देखो नाउन मिसिंग है, नाउन मिसिंग है, तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव कभी नाउन के बगैर आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या गलती की गई है, यहाँ पे लिखना वो ये चाहता था दियर्स। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप दियर्स लिखते हो तो दियर्स आपका क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये आपके सब्जेक्ट की तरह काम ले जाएगा। तो दियर्स इज ए गुड लाइफ, उनकी जो लाइफ है, ये क्या लिखना चाहता था? देयर लाइफ इज ए गुड लाइफ, देयर लाइफ इज ए गुड लाइफ। या तो सेंटेंस को लिखो देयर इज ए लाइफ, देयर लाइफ इज ए गुड लाइफ, या लिख दो देयर्स इज ए गुड लाइफ, ओपन है, मतलब ओके। इसी तरीके से है देयर्स जॉब इज वेरी अमेजिंग। अब यहां पे हमने दियर्स लगा दिया, इस दियर्स में दियर प्लस नाउन छुपा हुआ है, लेकिन यहां पे एक और जॉब लगा दिया। इसका मतलब यह है कि यहां पे आप ये हटा दो तो दियर जॉब इज वेरी अमेजिंग, उनका जो जॉब है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी तरीके से लिखा है इट्स नॉट योर्स फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये एक तो इट्स लिखा हुआ है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो यहां पे एक चीज देखना है कि ये होना चाहिए इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये इट्स वाला ये होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नाउन चाहिए। यहां पे कोई नाउन है ही नहीं है, इट्स लगाना होगा। और योर फॉल्ट लिखा हुआ है तो योर फॉल्ट में नाउन जुड़ा रहता है, योर प्लस नाउन है, लेकिन फॉल्ट यहां पे अलग से नाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां से एस भी हटाना है। तो दो तरीके का एरर था, यहां पे इट्स लिखना था, ठीक है, हो सकता है टाइपो एरर हो गया हो। मेनली जो सेंटेंस फ्रेम किया गया था यहां वाली फॉल्ट के लिए किया गया था कि योर फॉल्ट नहीं लिखते, योर फॉल्ट लिखते हैं, ठीक है ना। और ये जो आवर्स है ना, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट बट इज आवर्स, ये हमारा है। अब इस आवर में क्या, आवर्स में क्या लिखा है? आवर फॉल्ट, आवर फॉल्ट, ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जब आप आवर्स लिखते हो या फिर जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हो तो उसमें ऑलरेडी पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन मिक्स रहता है। तो इस बात को आपको हमेशा समझना है, जो मोटा मोटा बात है कि इसके साथ आपको हमेशा नाउन लेना होता है और इसके साथ कभी आपको नाउन नहीं लेना होता है। इसके साथ आपको हमेशा नाउन लेना होता है, इसके साथ आपको कभी नाउन नहीं लेना होता है। इसके बाद अगले रूल की बात करेंगे। अगला रूल है हमारा, ये देखो, ये भी प्रोनाउन के चैप्टर से है और ये रूल कुछ इस तरीके का रूल है कि एग्जाम में मतलब सबसे सरल क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बनता है और हम इसमें भी गलती करते हैं। क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करते वक्त हम एक बात समझते हैं कि
जैसे आम का आम के साथ करते हैं, इमली का इमली के साथ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपने हाथ का किसी और के हाथ के साथ कर सकते हैं, अपने हाथ का किसी और के पैर के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो तुलना ही नहीं बनेगी ना। तुलना हमेशा सिमिलर चीज़ में होती है। उसी तरीके से ग्रामेटिकल टर्म में हम जो तुलना करते हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ तुलना करते हैं। यही बात अगर आप याद रखोगे तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लो। दे आर मच ओल्डर, दे आर मच ओल्डर देन, यहां पे तुलना हो रही है कि वो ज्यादा ओल्डर है, ठीक है ना। किससे? मेरे से। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और हम किससे तुलना कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, दे आर मच ओल्डर देन मी, तो मी नहीं होना चाहिए। यहां पे हम सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ करेंगे। दे आर मच ओल्डर देन आई, ठीक है ना। यू आर एज टॉल एज मी, तुम उतने ही टॉल है जितना कि मैं हूं। तो हम सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं किससे? सब्जेक्ट से करेंगे, मी नहीं। क्या होना चाहिए? आई। ही नोज यू मोर देन मी, या फिर आई। ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है, मोर देन, मेरे से। अब यहां पे इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है, इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है। ही नोज यू मोर देन मी, तो यहां पे जो यू है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब इसकी इसकी तुलना होगी तो मी लोगे, इसकी इसकी तुलना होगी तो मी लोगे। ही नोज यू मोर देन मी, ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है मेरे से ज्यादा, वो तुम्हें जानता है मेरे से ज्यादा। तो जो तुलना हो रही है ना, वो तुलना हो रही है किसमें? यू वर्सेस मी में हो रही है, ना कि आई में हो रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से बात करूं, सी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है बेटर देन, किससे? बेटर देन हिम या ही। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बेहतर बोल सकती है, किससे? सी की तुलना हो रही है इंग्लिश बोलने से लेके, तो हिम या फिर ही। सी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम या फिर ही, समझना है। एक और कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट आपको समझ में याद रखना पड़ेगा कि आपको पता है प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। एक ये भी इस चीज में कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है ना। सी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम या फिर ही। सी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन ही। इट इज द मैटर बिटवीन, अब जैसे बिटवीन की बात कर रहे हैं ना, ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो बिटवीन प्रीपोजिशन अपने बात करें, इट इज द मैटर, ये मैटर है बिटवीन यू एंड दे। तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे, और दे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? देम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब तुलना करोगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। समझ में आई बात? इसके बाद अगले रूल की तरफ मूव करते हैं, रूल नंबर 69। ये आपके प्रोनाउन के चैप्टर से रूल है, और ये बहुत अच्छा रूल है आपका जो है। हम प्रोनाउन के चैप्टर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें रट्टा भी बहुत मारना पड़ता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं दो तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना। एक तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट है, उसने कोई एक्शन किया, एक्शन को हम वर्ब से डिनोट करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन सपोज करो कि किसी सब्जेक्ट ने एक्शन किया और उसका रिफ्लेक्शन उसी पे पड़ गया, मतलब उसका इम्पैक्ट उसी पड़ा। जैसे मैंने अपने आप को ही मार लिया, आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन अगर उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और अपने ऊपर या सब्जेक्ट के खुद के लिए ही जो काम होती है, उसमें हम क्या काम करते हैं? सेल्फ और सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ का इस्तेमाल हम सिंगुलर सेंस में करते हैं, सेल्फ का इस्तेमाल हम प्लूरल सेंस में करते हैं। सेल्फ का मतलब अपने आप, इसका हिंदी मीनिंग होती है अपने आप। तो सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन जब उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, तो वैसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे हैं? जितने भी हमारे पॉजेसिव एग्जेक्टिव है उसमें सेल्फ और सेल्फ जोड़ते हैं। जितने सिंगुलर पॉजेसिव एग्जेक्टिव है उसमें सेल्फ जोड़ते हैं, जितने प्लूरल है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? जितने भी प्लूरल है उसमें सेल्फ जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे है माई सेल्फ, माई में माई सिंगुलर होता है तो सेल्फ जोड़ा, हिम सिंगुलर होता है सेल्फ जोड़ा, हर सिंगुलर होता है सेल्फ जोड़ा, इट सिंगुलर होता है सेल्फ जोड़ा। इसी तरीके से अगर बात करें कि देम जो है देम सेल्फ करते आवर सेल्फ। योर का अगर देखोगे तो योर आपका सिंगुलर भी होता है, तो योर सेल्फ भी बनाते हैं और योर सेल्फ्स भी बनाते हैं।
इसके दोनों केस बनते हैं। समझ में आई बात? जो इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, उसको पहचानने का एक दूसरा तरीका होता है। वर्ब का जब चैप्टर पढ़ते हो तो वर्ब के चैप्टर में एक बात पढ़ाई जाती है कि वर्ब दो तरीका का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांजिट करना। ट्रांजिट करने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो वो ट्रांसफर होना है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन ट्रांसफर नहीं होना है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगर आपको एक बात ये पता चल जाए कि कोई वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है कि उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो सेंटेंस के अंदर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में सेंटेंस के अंदर हम क्या काम करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अब बात क्या आती है, जो एग्जाम होता है ये तो समझने वाली बात है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अपने को रटना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको लेके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो सेट ऑफ वर्ब्स आप रट लो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी एग्जाम में वो आपको ट्रांजिटिव वर्ब दिख जाए, आपको तुरंत चेक करना है क्या उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। और अगर नहीं दिया है तो आपको क्या काम करना है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है ट्रांजिटिव वर्ब के केस में। इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो हटाना है। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ वर्ब है, क्वेश्चन करने से पहले आपको रटना पड़ेगा। देखो, सेट एक ऊपर का सेट है जिसमें आता है अम्यूज, एडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट, इंजॉय, अवेंज और अवेल। बस यही आता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं आपके एग्जाम में, तो इससे ज्यादा याद करने का मतलब ही नहीं बनता है। ये सारे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो नीचे वाले हैं वो सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हम बात करें कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बेथ, मूव, सेट, हाइड, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है सेंटेंस के अंदर तो हम क्या काम करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऐड कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड कर देते हैं। इनके साथ सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर दिया हो तो हम क्या काम करते हैं? उनको रिमूव कर देते, हटा देते। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे यहां देखो, आई बेथड माई सेल्फ इन हॉट वाटर। अब बेथ अगर बात करें तो ये देखो, ठीक है ना, ये क्या है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। यहां दिया हुआ है तो इसको आपको अपने को हटाना पड़ेगा। सी हिड हिमसेल्फ अंडर द बेड। अब हिड जरा देखोगे तो यहीं पे है सेट में, ठीक है ना, तो यहां पे इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके एक्शन को ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर ही नहीं करना होता। और यहां पे आपने क्या किया? अपने ऊपर ही ट्रांसफर कर लिया है, यहां पे ट्रांसफर कर लिया है। समझ में आई बात? जैसे आई स्लेप्ट, मैं सो गया, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सी हिड अंडर द बेड, उसने मतलब वो बेड के पीछे जाके छुप गई। अब उसने अपने बेड के पीछे अपने आप को छुपा लिया, मतलब ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं ना, मीनिंग अपने आप में ही कन्वे हो रही है। तो इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, ठीक है ना। जबकि ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, जो नो एरर के साथ लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे ही एक्विटेड ब्रिलियंटली इन द एग्जाम्स, उसने एक्विट कर लिया ब्रिलियंटली इन द एग्जाम में किसको एक्विट किया? इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो ही एक्विटेड हिमसेल्फ ब्रिलियंटली इन द एग्जाम्स। तो ऐसे रटना भी पड़ता है कि ये जो सेट आप ट्रांजिटिव वर्ब्स है, अम्यूज, एडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट, एंजॉय, अवेंज, अवेल, इन सब के साथ, एक्विट के साथ, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इतना रट लिया था, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, सही भी कर रहे थे। तो रटना भी पड़ता है बहुत, समझने के साथ साथ, ठीक है ना। कई बार जो हमने कहानी समझाई है वो एग्जाम में जाओगे भूल जाएगा। जो याद रह जाता है वो यही याद रह जाता है कि ये जो सेट ऑफ वर्ब है इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है या फिर नहीं करना होता है, बस इतना ही याद रह जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे हर्ष अवेल्ड लिखा है, अवेल्ड के बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अवेल्ड के बाद क्या करना पड़ेगा? हर्ष के साथ हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करूं, सी मस्ट रिकंसाइल, रिकंसाइल के बाद देखो टू द फैक्ट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सी मस्ट रिकंसाइल्ड हरसेल्फ होना चाहिए। फैक्ट दैट सी मस्ट डू सम वर्क इफ सी वांट टू पास हर एग्जाम।
इसी तरीके से इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही वुड हैव टू एग्जर्ट, जो एग्जर्ट है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। एग्जर्ट के साथ आपको इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यहां पे आपको हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट। यू कैन इंजॉय योर सेल्फ बाई सिंपली टेकिंग द टाइम टू रिलैक्स, जो इंजॉय होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इंजॉय के बाद देखोगे तो योर सेल्फ दिया हुआ है, इसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट दिया वो ओके है, लेकिन इंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो योर सेल्फ लगा होना चाहिए, लगा हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसका मतलब है सेंटेंस में इंजॉय से रिलेटेड कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर था। ये आपके एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन आया था राज इंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे 5वें 6वें क्वेश्चन में क्या फर्क है। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि अगर जो इंजॉय है, इंजॉय के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या काम करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालते हैं। राज इंजॉयड, राज ने क्या इंजॉय किया, बात हो रही है कि पार्टी इंजॉय किया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, इसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होता है तब आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, तब आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया होता है तब आपको लगाने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जब तक ये चीजें याद नहीं रहेगी तब तक एग्जाम आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ये बहुत मतलब ऐसा रूल है जो हर साल एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत मतलब ऐसी जगह है जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं भी पेपर सेट करता तो इससे एक रूल रखता ही, जहन्नम से लाके रूल नहीं रखूंगा यार। वो जो चीज़ें जो हम पढ़ाना सिखाना चाहते हैं कि बच्चे को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, वही वाला ये सेक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आज का आखिरी रूल अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड ये मुझे लगता है कि 17वें रूल में से करीब तीसरा या चौथा रूल है जो रिलेटिव प्रोनाउन से लिया गया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल लिया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट से रिलेटेड है और ये कुछ कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में अगर द ओनली का इस्तेमाल है, बोथ का इस्तेमाल है, द फ्यू का इस्तेमाल है, द लिटिल का इस्तेमाल है, समथिंग का इस्तेमाल है, एनी का इस्तेमाल है, एनीथिंग का इस्तेमाल है, द सेम का इस्तेमाल है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, तो इन सब के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी बात सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान देनी है। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज द सम बुक्स विच यू आस्क्ड। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन द सम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है द सम का, ये सम लिखा हुआ ना, द सेम होना चाहिए। दिस इज द सेम बुक विच यू आस्क्ड फॉर, ये वही वाली बुक है जिसको तुमने मंगाया था। तो द सेम अगर इस्तेमाल हो तो ध्यान रखिएगा विच का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते, दैट। ये सारे कीवर्ड्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बेस्ट, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द बेस्ट मूवी, विच नहीं इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, दैट इस्तेमाल होगा, दैट आई हैव एवर सीन। इसी तरीके से बात करूं, वी इज द नहीं, वी आर द सेम पर्सन, वी आर द सेम पर्सन हु वॉज वंडरिंग देयर। वी आर द सेम पर्सन, द सेम के साथ हु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात है, हम पर्सन की बात कर रहे हैं। हमने बताया लिविंग के लिए हु और हुम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर द सेम इस्तेमाल हो रहा हो तो ऐसे केस में दैट का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम का इस्तेमाल नहीं करते। इन सारे कीवर्ड्स के साथ हम हमेशा में दैट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ओनली पर्सन दैट आई ट्रस्ट। अब दिस लिखा हुआ है इज द ओनली पर्सन, द ओनली के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट के अलावा अगर कुछ और होता तो हम उसको बदल के दैट में कन्वर्ट कर लेते। तो ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे कीवर्ड है जिनके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ अगर आपको सेंटेंस के अंदर विच मिले, हु मिले, हुम मिले, तो इन सबको हटा के रिप्लेस करके किस में बदलना है, इन सबको हटा के आपको दैट में बदलना है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट में बदलना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के जो रूल है वो आपके सारे के सारे रिवाइज हो गए होंगे जो है, और ये सारी सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कॉपी पेन लेके अच्छे से नोट बना के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा।